क्या आरपीआई के रहते हुए मान्यवर साहब ने बीएसपी बनाई? क्या आरपीआई के ख़त्म होने या डिक्रीज होने का कारण बहुजन समाज पार्टी है? और क्या मान्यवर साहब की कोई ऐसी मंशा थी कि वो आरपीआई ख़त्म करके अपनी कोई राजनीतिक पार्टी बनाएं? आखिर क्यों आज लोग बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने पर तुले हुए हैं मान्यवर साहब का नाम लेकर? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ मिसपाल सिंह पर। साथियों, अभी हाल ही में एक चर्चा चल रही है और ये चर्चा इस समय जोर इसलिए पकड़ गई, चर्चा तो पुरानी है, कि बहुजन समाज पार्टी का अब कोई जनाधार नहीं रहा, तो अब हमें विकल्प ढूंढना चाहिए, मतलब समाज को विकल्प ढूंढना चाहिए। तो ऐसा है क्या और इस समय क्यों चर्चा पे आई? ये जो बात जो है कि अभी हाल ही में प्रोफेसर रतन लाल और प्रोफेसर रवि कांत जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है कि वो किस पार्टी में जाए और किस पार्टी में काम करे, लेकिन कोई व्यक्ति ये कह के पार्टी में जाए कि अब फलां पार्टी खत्म हो चुकी है या बहुजनों की पार्टी खत्म हो चुकी है या बहुजनों की कोई पार्टी रही नहीं है, इसलिए मैं इस पार्टी में जा रहा हूं, तो ये मुझे लगता है सही नहीं है। तो पहले बात करते हैं मान्यवर साहब कांशीराम साहब ने अपनी राजनीति की शुरुआत कहां से करी। सामान्यतः पुणे की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले क्लास 2 के ऑफिसर मान्यवर कांशीराम साहब ने 1965 में नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ के वो राजनीति ज्वाइन करना चाहते थे, राजनीति में काम करना चाहते थे। तो उनको पता चला कि बाबा साहब द्वारा बनाई गई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भारत में स्थापित है, तो उन्होंने सबसे पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में काम करना शुरू किया और 5 साल तक वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में काम करते रहे। होता यह है कि 1971 में लोकसभा के आम चुनाव होते हैं और उन वो चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस से समझौता करती है और केवल 1 सीट आरपीआई को मिलती है, बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस लड़ती है। ये मान्यवर साहब को ठीक नहीं लगा। उन्होंने इस बात को जब सीनियर लीडरों के सामने रखा कि हम अंबेडकर को 1 सीट और गांधी जी को जो है सारी सीटें दे बैठे हैं, तो ये तो पैक्ट पूना पैक्ट से भी ज़्यादा खतरनाक पैक्ट हो गया। तो उन लोगों ने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानते हो राजनीति के बारे में। मान्यवर साहब को इस बात से बड़ा धक्का लगा और उन्होंने 1971 में आरपीआई छोड़ दी। आरपीआई छोड़ दी लेकिन राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई और वो 1971 से लेके 1978 तक काम करते रहे। कोई पार्टी नहीं बनाई, कोई संगठन नहीं बनाया, केवल कर्मचारियों से बात करते रहे, कर्मचारियों को कैडर देते रहे, कर्मचारियों को राजनीति की तरफ मोड़ने लगे, कर्मचारियों को मिशन मूवमेंट समझाने लगे और कर्मचारियों को सामाजिकता समझाने में अपना उन्होंने टाइम खपाया। 7 साल तक पार्टी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई पार्टी, इसका भी आप रीजन सुन लें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कुछ ऐसे डिसीजन ले रही थी जिनके आधार पर पार्टी का ग्राफ नीचे गिर रहा था और मान्यवर साहब नहीं चाहते थे कि भविष्य में यह आरोप लगे कि कांशीराम ने आरपीआई को खत्म किया। यह मान्यवर साहब नहीं चाहते थे और इसीलिए मान्यवर साहब ने तुरंत हट के पार्टी नहीं बनाई। यानी कि आरपीआई के रहते हुए, जब तक आरपीआई, एक समय था जब आरपीआई 11 लोकसभा सीटें जीतती थी और एक दिन ऐसा भी आया कि वो अपने लोगों की जमानत बचाने में, एक भी कैंडिडेट की जमानत बचाने में असफल रही। हालांकि उसके बाद आरपीआई कई धड़ों में टूटी और अब तो शायद जैसे कुछ लोगों का कहना है कि 40 धड़ों में आरपीआई टूट चुकी है अब तक।
रामदास अठावले भी उस एक जो है धड़े के मालिक हैं और वो केवल बीजेपी के सहारे राज्यसभा पहुंचते हैं, वो अपनी सीट भी नहीं जीत पाते हैं, रामदास अठावले जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आरपीआई को बर्बाद होने से नहीं बचा पाए। लेकिन मान्यवर साहब ने इन 7 सालों में जब तक आरपीआई रही पार्टी नहीं बनाई। उन्होंने पहले 78 में बामसेब बनाया, संगठन बनाया, इसके तहत कर्मचारियों को जोड़ा, फिर उन्होंने DS4 बनाई 81 में और उसके बाद 84 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। अब जब मान्यवर साहब ने आरपीआई के रहते हुए कोई पार्टी नहीं बनाई, तो फिर ये लोग जो कहते हैं, मैं विशेष तौर पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो बार बार ये कहते हैं कि मान्यवर साहब ने भी आरपीआई के रहते बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो मैं उसी का जवाब उसका जवाब देना चाहता हूं कि मान्यवर साहब ने आरपीआई के रहते पार्टी नहीं बनाई, आरपीआई के खत्म होने के बाद पार्टी बनाई। और आपने अपनी पार्टी 17 में बनाई और 17 में बहुजन समाज पार्टी के 22 विधायक थे, 20 विधायक थे, 19-20 विधायक थे। बहुजन समाज पार्टी के पास 19-20 विधायक थे और 2019 में 10 सांसद थे, यानी कि बहुजन समाज पार्टी खत्म होने के कगार पे नहीं है। ना उस समय थी, ना आज भी है। आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास 9% वोट अपना है, वोट ऑफ परसेंटेज। आपने कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करना चाहता हूं। आपने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया से कभी भी बात करने का प्रयास नहीं किया और ये बात निकल के अभी जो आई है, फिलहाल अभी इसलिए आई है क्योंकि अभी राहुल नागपाल जी ने कहा कि बहन जी ने अपने दरवाजे सबके लिए बंद कर रखे हैं, आप अपने दरवाजों में एंट्री देंगी नहीं और दूसरे कहीं जाएंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है। बहन जी ने सीमा कुशवाहा जी को एंट्री दी, उनको आशीर्वाद दिया, उनसे मिलने गई। आप स्वयं बहन जी से मिलने गए और आपने भी काम किया। बहन इंदू चौधरी बहन जी से मिलने गई, उनको भी पार्टी में शामिल किया। ऐसा नहीं है कि कोई जाएगा और बहन जी उसको एंट्री नहीं देंगी या पार्टी में शामिल नहीं करेंगी। आप क्या चाहते हो कि बहन जी आए इनके पास मिलने के लिए, रतनलाल जी और रविकांत जी के पास बहन जी आती मिलने के लिए कि आप आइए मेरी पार्टी में काम कीजिए। अगर आपको पहले तो आप राजनीति माना कर रहे थे कि राजनीति में नहीं जाना मुझे, लेकिन आपको जब राजनीति में जाना ही था तो आपने अपनी स्वेच्छा से जिस पार्टी को चुना आप चले गए। फिर इसके बाद आप बारंबार क्यों बहुजन समाज पार्टी का नाम ले रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, अपना काम कर रही है। कुछ लोगों का आरोप यह है कि बहुजन समाज पार्टी अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो चुकी है और बीजेपी के सहारे उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचा हुआ है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि बीजेपी ने बहुजन समाज पार्टी को खत्म किया है और एक तरफ कहते हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचा रही है। हमें तो ये पता नहीं चल रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो, कुछ समझ से परे जा रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि समाज के लिए बहन जी गठबंधन नहीं करती और जब 2019 में गठबंधन कर लिया तो भी आपने बहन जी के ऊपर आरोप लगा दिया कि आपने गठबंधन तोड़ दिया। आपने उस मूल जड़ में जाने का प्रयास नहीं किया कि गठबंधन क्यों तोड़ा गया उस समय और गठबंधन होने के बाद किसका लाभ हुआ और किसकी हानि हुई और किसने किसको वोट नहीं दिया, आप उसमें नहीं गए। आपने यह भी समझने का प्रयास नहीं किया कि क्या 2024 में बहन जी को गठबंधन के लिए बुलाया गया, ऐसा भी आपने जानने का प्रयास नहीं किया। ये मान रहा हूं कि इस समय जब तक देश में बड़े मुद्दे उछलेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। अशोक बानेखेड़े जी जो कि पत्रकार हैं, उनका मैंने एक वीडियो देखा था और उसमें वो कहते थे कि मुझे कांग्रेस पार्टी पे विश्वास ही नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बाय डिफॉल्ट विनर बनना चाहती है। वो कहती है कि लड़ाई तुम लड़ो, अगर जीत गए तो विजय हमारी होगी। यही कुछ ऐसा चल रहा है इस देश में। वो कहते हैं कि मुझे इस समय कांग्रेस पार्टी से उम्मीद ही नहीं है, मुझे क्षेत्रीय पार्टी से उम्मीद है। और ये उनका जो बयान था वो 2024 के चुनाव से पहले का था और उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र और बिहार में 30-30 सीटों गड्ढा हो गया तो जो सत्ता है इस समय वो पार्टी सत्ता विहीन हो जाएगी। महाराष्ट्र तो गड्ढा कर गया लेकिन बिहार में वो गड्ढा हो नहीं पाया क्योंकि तेजस्वी यादव समझ नहीं पाए कि हमें किस पार्टी से गठबंधन करना है, किस पार्टी से गठबंधन नहीं करना है। अब फिर बिहार चुनाव होने वाले हैं
वहाँ पर एक अच्छा वोट बैंक है दलितों का। और बहुजन समाज पार्टी ऐसा तो नहीं लड़ेगी नहीं बिहार में, क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी अच्छे वोट ऑफ परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी लाती रही है। अब बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट में उतार दे और राष्ट्रीय जनता गठबंधन के, राष्ट्रीय जनता दल के जो कैंडिडेट हैं वो इतने वोटों से हार जाएं और वहाँ बहन जी का जो प्रत्याशी है वो इतने वोट ले आए, तो कहेंगे साहब बहन जी ने हमारे प्रत्याशी को हरा दिया। तो आप गठबंधन क्यों नहीं करते भाई? अब तक के गठबंधनों को देखें तो बीएसपी में चाहे मान्यवर साहब के समय हुए हों या मान्यवर साहब के बाद हुए हों, उन सभी गठबंधनों में हमेशा दूसरी पार्टियों के मुखिया ही बहन जी के पास या मान्यवर साहब के पास आते रहे हैं, और ये अपना सम्मान स्वाभिमान की बात है। और तेजस्वी यादव तो बहन जी के बच्चे के समान हैं, तो आप तो जाके बात करिए बहन जी से, गठबंधन करिए, क्या दिक्कत है? अगर आप समाज के शुभचिंतक हैं और आपको लगता है कि हमें जो इस समय पार्टी है उसको हटाना है, तो इसके लिए आपको पहल करनी चाहिए और आपको अपना भी अस्तित्व बचाना है। क्योंकि इस बार अगर बीजेपी की सरकार बन गई, गठबंधन की सरकार बन गई बीजेपी की, तो फिर आप 5 साल के लिए फिर गए और 5 सालों बाद क्या होगा किसी को नहीं पता है। 2029 का चुनाव जो लोकसभा का होगा, अगर आपने बिहार पे कब्जा कर लिया तो 29 में कुछ आप बड़ा कर सकते हो, और अगर आपने कहा बिहार में कब्जा नहीं हुआ तो फिर 29 में फिर आपका मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव कांग्रेस हारी है तो तेजस्वी यादव जी की वजह से हारी है। 72 सीटों को विधानसभा में जीतने वाले 75 सीटों को जीतने वाले तेजस्वी यादव आपके लोकसभा में मात्र 6 सीटों पर सिमट जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि इनको कम से कम 12 से 15 सीटें जीतनी चाहिए थी, और अगर ये 12 से 15 सीटें जीत जाते तो सत्ता कांग्रेस के हाथों में आ सकती थी। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी को इस समय खत्म करके अगर कोई बहुजनों की पार्टी सत्ता में आने का सपना देख रही है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि आने वाले 10-15 सालों तक कोई पार्टी इतना बड़ा रूप ले दे जिस पोजीशन पे आज बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए मेरा तो सभी से अनुरोध है कि इस पार्टी को 2027 में किसी भी तरह बचाइए। आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आपके खून पसीने से सींची हुई पार्टी है ये, आपके पुरखों ने इस पार्टी को तैयार किया है। अगर आप ये कह के कि बहन जी किसी की बात नहीं मानती हैं, या बहन जी रोड पे नहीं निकल रही हैं, या बहन जी घर में बैठी हैं, या बहन जी डर गई हैं, ईडी सीबीआई से डर लग रहा है, ये कह के अगर आप पल्ला झाड़ रहे हो तो फिर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। केवल बहन जी के बल पर ही हम सत्ता में नहीं पहुंच सकते कि बहन जी ही अकेली बाहर निकल आए और सत्ता पहुंच जाते, ऐसा नहीं है। वो ठीक है कि मुखिया हैं तो बहन जी ने भी अपने उत्तराधिकारी बना दिए हैं और वो घर से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़िए। इस समय हवा बहुजन समाज पार्टी के साथ चल रही है, लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए मान्यवर कांसीराम साहब के खून पसीने से सींची हुई पार्टी है ये, जिसके लिए मान्यवर साहब ने पसीना भी बहाया, खून भी बहाया, जेल भी गए और अपमान भी सहा। सब कुछ सहने के बाद इस पार्टी को इस लेवल पे लाए हैं। इतने बड़े पैमाने पे तैयार प्लेटफॉर्म आपको हाल ही मिलेगा नहीं, और दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए आपको वर्षों लग जाएंगे, वो संभव है नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि 27 में भी अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आई या बहुजन समाज पार्टी अपने विधायक नहीं जता पाई और खत्म हो जाए, तो ऐसा असंभव नहीं है, ऐसा असंभव है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपना वोट जो दूसरों के पाले में गया, चाहे वो संविधान बचाने के नाम पे गया या किसी भी नाम पर गया, उसको वापस लाने का प्रयास कर रही है, और हो सकता है कि वो सफल भी हो जाएगी। लेकिन आप अपनी उस समय क्या रहेंगे स्थिति में, आप ये खुद देखिएगा। मैं क्योंकि अब दिन भी ढल रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसी और आशा और उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए और इसको जो है
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए क्या मैं सही हूँ या मैं सही हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।